इसमें बेसिकली सेक्शन 153 व्हाट इट इज सेइंग इज दैट अगर बेली जो है वो कुछ इनकंसिस्टेंट यूज कर लेता है गुड्स जो उसके पास रखे होते हैं, जो कि टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से नहीं है, तो उसको बेलर को कॉम्पनसेट करना होता है कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हॉर्स राइडिंग के लिए दिया गया है बी को ए की तरफ से, लेकिन बी ने अपने किसी फैमिली मेंबर को अलाउ कर दिया कि तुम राइड कर लो। सी ने हालांकि बहुत केयरफुली राइड करा बट एक्सीडेंटली गिर गया और उसको इंजरी हो गई। तो इन दैट केस बी इज लायबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स ऑल्सो। तो मतलब जो हम अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप ये इस पर्पस के लिए लीजिए, वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है या उसके अलावा और किसी पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है, तो उस वजह से हमारे सामान को जो नुकसान हो रहा है उसका भी कॉम्पनसेशन उसको देना पड़ेगा। इज दिस केस क्लियर? एग्जाम्पल 14। यस मैम। ओके। सेम वेज ए जो है वो एक हॉर्स जो है वो बी से हायर पे लेता है और मार्च टू वाराणसी के लिए, ठीक है, वहां तक उसको लेके जाना है। उसको बहुत केयरफुली भी राइड करता है बट इंस्टेड ऑफ वाराणसी वो कटक चला जाता है और हॉर्स जो है उसका एक्सीडेंटली फॉल कर जाता है और चोट लगती है। इस केस में भी ए को कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी बी को फॉर एनी इंजरी विच हैज बीन कॉज टू द हॉर्स। So contract of bailment is voidable at the option of the bailer if the bailee does not use the goods according to the terms and conditions of bailment। तो voidable बन जाता है अगर मैंने जिस पर्पस के लिए दिया उस पर्पस के लिए सामने वाला यूज नहीं कर रहा है, तो आई कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम। सेम यहाँ स्टोरी है, ओन राइडिंग के लिए दिया था उसने, दूसरे को राइडिंग के लिए दे दिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बेली शुड नॉट मिक्स द गुड्स, जो उसके पास सामान रखा हुआ है या मैंने रखवाया है उसको मिक्स नहीं करना है। इफ द बेली मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बेलर बोथ द पार्टी shall have interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। अब आपके पास मान लीजिए 10 एग्स पड़े थे, मेरे वाले 10 एग्स भी आपने प्लस कर दिए और वो मेरी सहमति से हुए हैं, तो ये 20 एग्स में जो भी अब शेयर होगा वो हम दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर एबल टू रियलाइज आउट ऑफ दैट। लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर अगर बेली इसको मिक्स करता है गुड्स को, तो प्रॉब्लम आती है। उस केस में अगर गुड्स सेपरेट करे जा सकते हैं, डिवाइड करे जा सकते हैं, तो ठीक है, फिर आपका सामान अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, देन इट इज ओके। लेकिन उसमें भी जो एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन है वो बेली को ही बियर करने होते हैं, यानी अलग अलग करने के। और अगर उसमें कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए एक अंडा टूट गया, तो वो भी बेली को ही नुकसान बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल टू सेपरेट होते हैं, then what happens is if it is impossible to separate the goods based on the other goods, then the baler is entitled to be compensated by the bailee for the loss of goods। so मान लीजिए राइस थे, 10 kg ऑफ राइस 10 kg ऑफ राइस के साथ मिक्स हुए हैं, तो उस केस में अगर वो सेपरेट नहीं हो सकते तो जो भी नुकसान था वो मुझे मेरे पास राइट होगा कि मैं सामने वाले से बियर कर सकूं। क्विकली एग्जाम्पल 17 और 18 पढ़ के देखिए, आर दे क्लियर? देन आई विल प्रोसीड फर्दर। यस मैम। नाउ 160 एंड 161 के हिसाब से जो बेली है उसको वापस करने होंगे गुड्स जब काम हो जाता है या टाइम हो जाता है, या फिर जो बेलर ने उसको डायरेक्शन दी होगी कि इसको ऐसे ही आगे डिस्पोज कर दो या आगे पास ऑन कर दो, तो जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उस हिसाब से उसको फॉलो करनी है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शंस द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished। लेकिन अगर वो रिटर्न नहीं करता है या नहीं टाइमली डिलीवर करता है, टेंडर करता है, तो जो भी लॉस बेलर को होता है या कोई भी डिस्ट्रक्शन डिटेरिएशन ऑफ गुड्स होता है उस टाइम से, तो उसके नुकसान के खर्चे जो हैं वो बेली को बियर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने कुछ गुड्स डिलीवर बुक्स डिलीवर करी हैं वाई को बाइंडिंग करने के लिए, और वाई ने बोला है कि वो गुड्स गुड्स सॉरी बुक्स जो है वो रीजनेबल टाइम में वापस दे देगा। एक्स ने बोला है कि ही प्रेस फॉर द रिटर्न ऑफ द बुक बट वाई फेल टू डिलीवर देम बैक इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। तो हालांकि उसने बोला था कि वो रीजनेबल टाइम में दे देगा, पर वो रीजनेबल टाइम में नहीं दे पाया और उसके बाद भी नहीं दे पाया।
और इस दौरान क्या हुआ कि उसके प्रेमिसेस पे आग लग गई और सारी बुक्स जो हैं जल के खराब हो गई। तो इस केस में जो वाई है, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से सब कुछ हुआ, डिले हुआ और फिर फायर में वो सारी बुक्स खराब हुई, ही इज सपोज टू बियर द लॉस ऑफ द बेलर इन दिस केस. Then there is return and accretion from the goods. So accretion is any addition. So best example here is like if I am leaving a cow in your custody and the cow has given birth to a calf. So वो मुझे सिर्फ काउ ही वापस नहीं मिलेगी, मुझे काफ भी वापस मिलेगा. सो कोई भी इंक्रीज या प्रॉफिट जो आपको हुआ है मेरे पास, मेरा आपके पास सामान रखवाने की वजह से, तो सामान के साथ साथ वो प्रॉफिट भी मुझे वापस मिलेगा. नाउ सिक्स्थ वन इज नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल. नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल मतलब कि वो ऐसा ना हो कि ओनरशिप को अपने पास करने की कोशिश करे. सो बेली बस मस्ट नॉट सेटअप एन टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ द बेलर. वो गुड्स मेरे हैं तो कोशिश रहेगी वो मेरे ही रहें. ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ एंड फॉर द बेलर. ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर. वो ये नहीं कह सकता कि ये गुड्स तो बेलर मेरे पास रख के गया था तो ये मेरे ही हो गए. अब क्विकली हम देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर. काफी मिलते जुलते हैं ये, ठीक है. जो राइट्स नॉर्मल होते हैं किसी के भी जो सामने सामान रखवाएगा उसके, कुछ जो ड्यूटीज होती हैं सामने वाले की, वही हमारे राइट्स बन जाते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला ये है कि राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट. तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कि उसका राइट है कि वो गुड्स वापस दे, तो यहाँ पर वही राइट है कि वो, उसकी ड्यूटी है गुड्स वापस दे. यहाँ पर हमारा राइट है कि हम बेलमेंट को टर्मिनेट करें. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर कब है? इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट. अभी अभी आपने पढ़ा था कि सामने वाला अगर कुछ भी ऐसा करता है जो इनकंसिस्टेंट है, तो बेलर उसको voidable कॉन्ट्रैक्ट बनाकर टर्मिनेट कर सकता है. राइट टू डिमांड बैक द गुड्स. जब गुड्स ग्रेटिटुअसली लेंड हुए थे तो बेलर उनको डिमांड कर सकता है. देखिए, इवन बिफोर द एक्सपायरी लिखा है तो वो ठीक है, लेकिन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं अगर उससे कोई नुकसान हो रहा है तो वो जरूर बियर करेगा. तो ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में, यानी जब मैंने फ्री में कोई चीज रखवाई, जैसे कि मैंने आपके पास कोई चीज संभाल के रखने के लिए दी कि भाई मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मेरा हॉर्स संभाल लीजिए, तो अगर मैं शाम तक ही वापस आ गई किसी वजह से, तो आई कैन गेट बैक माई हॉर्स. दैट्स नॉट एन इशू. A while going out of station delivered his ornaments to B for safe custody. लेकिन वो जल्दी आ गया तो वही वो वापस मांग सकता है, even though the time of 1 month has not expired. हाँ, वो सारी स्टोरी हुई होती जो मैंने साइकिल वाली दी थी, तो फिर वहां पर केस लगता. ये चीज यहाँ पर भी लिखी है, ठीक है. देन इज राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. ये अभी हमें आगे देखेंगे कि जो कुछ प्रॉपर्टी के इस सामान के खिलाफ कोई गड़बड़ करता है, यानी आपके पोजीशन में कोई गुड्स हैं जो मैंने रखवाए हैं और वो आपसे वो गुड्स चुराने की कोशिश कर रहा है, तो सूट फाइल करने का जो आपका राइट है वो आगे इन्होंने बता रखा है. Then right to sue the bailee. The bailor has a right to sue the bailee for enforcing all liabilities and duties. तो अगर मैं सामान रखवा रही हूँ और मेरे ही कुछ लाइबिलिटी, मेरे ही कुछ राइट्स हैं वो मेरे से लिए जा रहे हैं, तो बेलर बेली के ऊपर भी केस कर सकता है कि भाई बेली जो है मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है और या फिर अपनी ड्यूटीज को वो पूरा नहीं कर रहा है. सो फॉर एनफोर्सिंग द लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, अगर बेलर को जरूरत लगे तो वो उसके ऊपर केस भी फाइल कर सकता है. एंड अगर कोई नुकसान हुआ है गुड्स को क्योंकि उनका जो अनऑथराइज्ड यूज हुआ है या मिक्सिंग हुई है जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो उस केस में कॉम्पनसेशन क्लेम करने का राइट भी बेलर के पास होता है. एक बार वन गो में ये सारे पांचों राइट्स रीड करके देखिए, कोई डाउट तो नहीं है. दो दे आर एन ऑफशूट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड, बट प्लीज गो थ्रू देम वंस. राइट्स ऑफ बेली, तो दोनों के, दोनों पार्टीज के ड्यूटीज और राइट्स हमारे एक वन गो वाले खत्म हो जाएंगे. सो लेट अस नाउ फिनिश राइट्स ऑफ बेली. बेली वो है जिसके पास सामान रखवाया गया है. तो पहले तो जैसे हम सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे. ये चलो फर्स्ट से ही ले लेते हैं. फर्स्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. मान लीजिए ए बी सी जॉइंट ओनर्स हैं हार्वेस्टिंग कंबाइन के. स्ट्रेट अवे एग्जांपल ले रही हूँ. उन्होंने डी को किराए पे दिया, उसको मशीन को 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद डी जो है वो किसी एक को भी, ए को, बी को या सी को, किसी को भी वापस दे सकता है. तो अगर सेवरल जॉइंट ओनर्स ने बेलमेंट करी है तो बेली का राइट है कि वो किसी को भी दे सकता है. यानी वो मान लीजिए सी को देने आया और सी ने मना कर दिया, तो ये ए बी सी बाद में उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कि तुम हमें देने तो आए नहीं. मैं आए थे, सी के पास आए थे, वो ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें ए के पास आना चाहिए था. देन अनलेस ऑफ कोर्स इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियसली.
देन राइट टू इंडेमनिटी, कि कोई भी अगर चलो इसको यहाँ से पढ़ते हैं पहले। सेक्शन 166, इसका सेक्शन भी कोशिश करना याद रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेली इज एंटाइटल टू बी इंडेमनिफाइड बाय द बेलर फॉर एनी लॉस अराइजिंग टू हिम बाय रीजंस दैट बेलर वाज नॉट एंटाइटल टू मेक बेलमेंट। ये आपको याद होगा जो मैंने आपको भी बताया था, स्कूटर चोरी वाला एग्जाम्पल, कि चोरी का स्कूटर मैंने आपके पास रखवा दिया, पुलिस आ गई, आपको फाइन कर गई, तो जो नुकसान आपको हुआ है वो आप मुझसे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर बेलर का कोई टाइटल नहीं है और बेली ने गुड फेथ में उसको वापस दे दिया है, मान लीजिए वो स्कूटर 2 दिन के लिए मैंने आपके पास रखवाया, चोरी का था, अब पुलिस नहीं आई और आपने 2 दिन बाद वो स्कूटर वापस रखवा दिया, ठीक है, अब कुछ दिक्कत हो गई, तो अगेन जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो भी आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। और मान लीजिए उस केस में ओनर आपके पास आके बोलता है कि भाई तुमने वापस क्यों दिए, उल्टा मैं तुम्हारे पर फाइन लगाऊंगा, तुम्हें सोचना चाहिए था, तो आपको नहीं सोचना चाहिए था। जो सोचने का काम है वो मेरा, और मैं गलत कर रही हूँ इस केस में, अगर मैंने गलत काम करा है तो। सो इन दैट केस यू आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। देन राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। अब वही सारी रिपीट होंगी, कि जब मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है बेली को, इस वजह से कि बेलर ने फॉल्ट्स डिस्क्लोज नहीं करे थे जो कि उसको मालूम थे, अगर वो ग्रेटिटुअस थी, तो इन दैट केस ही कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। और अगर बेलमेंट फॉर हायर है तो जो नहीं मालूम थी उसके लिए भी वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। देन राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस जो वो इनकर कर रहा है बेली, और अगर नॉन, जैसे ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में तो नेसेसरी एक्सपेंसेस, और अगर नॉन ग्रेटिट्यूस में रहेगी तो, और नॉन ग्रेटिट्यूस में दोनों ही रहेंगी, तो वो नेसेसरी एक्सपेंसेस क्लेम करने का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 158। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दिस 167। If the goods bailed are claimed by the person other than the bailer, then he may apply to the court। ये अभी जो हमने पढ़ा था ना कि बाद में पढ़ेंगे, उसका सिमिलर है ये। He may apply to the court to stop its delivery and to decide the title to goods। तो बेसिकली गुड्स आपके पास बेल हुए और वापस लेने के लिए कोई और आ गया ये बोलकर कि गुड्स मेरे हैं, तो उस केस में बेली जो है बोल सकता है कोर्ट को कि सर, आई वॉन्ट द डिलीवरी which is supposed to be made to A, but now I have to make to B because he has come over here. I want that to be stopped, and I want you to decide the case first and tell me who is the true owner. So A is a dealer in TV. He delivered a TV to B for using in summer vacations. Subsequently C आ गया उनसे क्लेम करने के लिए कि टीवी उनका है, और वो उसे रिपेयर करने के लिए दे गए थे ए को, जो कि उसने आपको दे दिया है। तो इन दिस केस बी जो है वो कोर्ट से बोल सकता है कि सर, क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप को पहले डिसाइड किया जाए, ताकि मैं ये देख लूं कि मुझे ए को देना है या सी को देना है। एंड सिक्स्थ वन इज राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स को अपने पास रोक के रखना। तो अगर कोई पे, जैसे घड़ी मैंने रिपेयर के लिए दी आपको, और आपको आपने रिपेयर कर दी, अब मैं उसको पैसे नहीं दे रही हूँ, तो आप वो घड़ी रोक के रख सकते हो। तो ये वही एग्जाम्पल है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड जनरल लियन होता है कि मान लीजिए ये घड़ी जो रिपेयर हुई इसके तो मैं पैसे दे रही हूँ, बट पिछली बार जो मैंने ठीक कराई थी उसके पैसे नहीं दिए थे, तो उसके बदले में भी अगर आप रोकना चाहोगे तो आप रोक पाओगे। दैट वी विल डिस्कस एज एंड व्हेन थिंग्स प्रोसीड फर्दर। तो आप इस 6 और 7 को छोड़कर बाकी एक बार फास्ट रीडिंग दे दीजिए। इफ द राइट्स ऑफ बेली आर क्लियर देन वी कैन क्लोज।